मेरे मित्र और सहयोगी मंत्री आदरणीय रामविचार जी, गणेश जी, आदरणीय भरत जी, आशुतोष जी, वो किसान भाई जिनको सम्मानित करके हम धन्य हुए हैं, और उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, मुझे बार बार यहां से कहा जा रहा था मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि। अब ये अतिथि कहलाना बड़ा अजीब सा लगता है। वैसे भी अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की तिथि पता नहीं हो, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। लेकिन एक तो जागरण ने आज आने की तारीख तय की थी, फिर जागरण की एग्री पंचायत में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी आपके परिवार का ही सदस्य हूं। देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण। बिना खेती किए देश नहीं चल सकता। वैसे तो दुनिया भी नहीं चल सकती, क्योंकि बाकी चीजें तो और कहीं बन जाए, लेकिन गेहूं, चावल, फल, सब्जी अभी कारखानों में आर्टिफिशियल नहीं बन सकती, वो खेतों में ही पैदा करनी पड़ेगी। और इस नाते किसान अन्न देता है, इसलिए हम कहते हैं अन्नदाता। और अन्न से हम जीवन पाते हैं, इसलिए किसान केवल अन्नदाता नहीं है, जीवन दाता है। और कृषि मंत्री के नाते मेरा यह सौभाग्य है, प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कृषि के विकास और किसानों के कल्याण का काम उन्होंने मुझे सौंपा है। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, और पूजा मान के ही हम लोग इस काम में जुटे हुए हैं। खेती की ताकत अगर जाननी हो तो मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा आपको। एक कोविड के दौरान, जब नगरों में, महानगरों में सारे कारखाने बंद हो रहे थे, रोजी रोटी की तलाश में गांव की तरफ लौट रहे थे मजदूर, तब ये खेती की ताकत थी। खेतों ने और किसानों ने उत्पादन नहीं छोड़ा, लोगों को काम भी देते रहे और अन्न भी खिलाते रहे। बाकी जगह -7% तक हमारी विकास दर गिर गई थी, लेकिन खेती में 4.6% ग्रोथ कोविड के दौरान भी हमने हासिल की थी। ये खेती की और किसानों की ताकत। अब हम सब लोग जानते हैं 50% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में 18% कृषि का योगदान है, लेकिन 18% सीधा है। आप दूसरी दृष्टि से देखिए, किसान के पास अगर पैसा आता है तो 18% तो सीधे योगदान करता है वो खेती में, लेकिन वो दुकान पे भी जाता है। फसल अच्छी है, भाव ठीक है, तो वो गाड़ी खरीदेगा, वो फ्रिज खरीदेगा, वो कूलर खरीदेगा, वो मकान बनाएगा, लोहा लेगा, सीमेंट लेगा, कपड़े लेगा। किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, और इसलिए फिर टैक्स दे के भी हमारे खजाने को भरता है जो सामान खरीदता है। और केवल इतना ही नहीं, किसान खरीदने जाता है तो व्यापारी की दुकान चलती है, व्यापारी की दुकान चलती है तो कारखानों का माल उठता है, कारखानों में का बना माल उठता है तो पहिए और तेजी से चलते हैं, तो पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है तो नया निवेश होता है। और इसलिए खेती भारत के लिए आज भी प्राण है, ऑक्सीजन है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय बढ़ाना। अभी जब तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला कार्यक्रम किसानों के खाते में पैसा डालने का ही किया, पहला कार्यक्रम था उनका। और उसके बाद आपने दूसरा कार्यक्रम देखा होगा, खेतों में हमने बीज की नई किस्में तैयार की थी, तो प्रधानमंत्री जी उनको रिलीज करने खेतों में गए थे। देखिए, जब दिल में खेती और किसानी होती है तो जवान पे भी होती है। मैंने एक प्रयोग किया कि देश में सबसे अगर महत्वपूर्ण भाषण कोई होता है एक तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया भाषण। मेरे मन में आया कि शिवराज, अब तू कृषि मंत्री बन गया है, ग्रामीण विकास मंत्री, तो कृषि और ग्रामीण विकास के बारे में किस प्रधानमंत्री ने क्या कहा है जरा देख, तो पढ़ के देख। तो मैंने सब प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़े, 1948, 49, 50, 51, 52, 53 सब पढ़े मैंने अब तक के। मुझे आश्चर्य होता है, ये तथ्य बता रहा हूं मैं, आदर उनका बहुत करता हूं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, बहुत आदर करता हूं। लेकिन 48 में किसान का नाम नहीं लिया, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में एक बार लिया, फिर 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया। अपवाद स्वरूप इक्का दुक्का बार कभी किसान जिक्र कर दिया। लेकिन मोदी जी के भाषण आप पढ़ लीजिए, लाल किले की प्राचीर से 17 से लेके 11 बार तक हर बार किसान और खेती का नाम लेके उन्होंने खेती की बेहतरी की बात करी। कांग्रेस की कभी प्राथमिकता खेती किसानी रही नहीं, क्योंकि जो दिल में होता है वही जबान पे आता है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मोदी जी कमिटेड है, खेती उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, भाजपा की एनडीए की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब मैं देख रहा था सारी चीजें, एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार आने के बाद हमारी 6 प्राथमिकताएं, खेती के लिए, किसानी के लिए, किसान के लिए। देखो, दोनों तरह के काम हमको करना है। एक अन्न के भंडार भरना है, फल और सब्जियां भी पैदा करना है, देश की खाद्य सुरक्षा। क्योंकि वो जमाना भूले नहीं जब PL 480 सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका का खाते थे हम। खाद्य सुरक्षा, और एक तरफ हमारी खाद्य सुरक्षा मजबूत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसान की इनकम बढ़ाएंगे। और उसका हमारा रोड मैप है, नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। खेती तो उतनी है, वो बढ़ नहीं सकती, बल्कि आधुनिक सभ्यता खेती को और कम करती चली जा रही है। उतनी खेती में उत्पादन बढ़ाना है। नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना है। नंबर 3 उत्पादन का ठीक दाम देना है, लाभकारी मूल्य। नंबर 4 खेती कई बार मौसम पर डिपेंड करती है, इसलिए भगवान ना करे अगर नुकसान प्राकृतिक आपदा में हो जाए तो किसान टूट जाता है, उसकी भरपाई करना है। नंबर 5 कृषि का विविधीकरण करना है, डाइवर्सिफिकेशन। विविधीकरण करना पड़ेगा हमको। हमारी जरूरत की चीजें हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसमें किसान को ठीक दाम मिल सकते हैं। कैश क्रॉप, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, परंपरागत फसलों से इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी डाइवर्सिफिकेशन। और नंबर 6 जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि हम केवल अपनी चिंता करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो धरती सुरक्षित बचाना है। नहीं तो 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद होगा क्या?
और जो उत्पादन बढ़ाने के लिए नंबर 1 अच्छे बीज चाहिए। और मुझे खुशी है, हमने अभी अभी 65 अलग अलग फसलों की 109 प्रजातियां विकसित की है। जैसे एक बाजरा की प्रजाति है जो 70 दिन में आ जाएगी। आमतौर पे 110 से लेके 112 15 दिन में आती है, 70 दिन में आ जाएगी, समय बचेगा। धान की एक किस्म विकसित की जिसमें 30% पानी कम लगेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो इसमें रुपाई नहीं करेंगे हम, जैसे गेहूं बो देते हैं सीधे बो देंगे। और खरपतवार अगर होगी तो एक नीदानाशक है, उससे उसको नष्ट कर देंगे। धान पे असर नहीं पड़ेगा, पानी नहीं भरना पड़ेगा, मचाना नहीं पड़ेगा, तो पानी भी बचेगा, लागत भी बचेगी। ऐसी कई किस्में, नए नए बीज। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये काम कर रही है, हमारे 5,500 वैज्ञानिक। कैसे अच्छे बीज हम निर्माण करें। अभी भी कई फसलों में वैश्विक एवरेज से हम नीचे हैं, तो हमको कोशिश करनी पड़ेगी। उत्पादन बढ़ाने की सिंचाई की बेहतर व्यवस्थाएं। अब मध्य प्रदेश की अगर कहानी सफलता की खेती की देखें तो हम तो 18 से लेकर 22% तक मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रही है। उसमें मेजर रोल प्ले किया है सिंचाई ने। 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के सिंचाई की क्षमता हम ले गए 50 लाख हेक्टेयर के ऊपर। अब जो काम चल रहा है वो चल रहा है 75 लाख हेक्टेयर का। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने कैन बेतवा जैसे प्रोजेक्ट मंजूर किए। एक प्रोजेक्ट से 20 लाख एकड़ में सिंचाई होगी। और इसलिए भारत सरकार चाहे सूक्ष्म सिंचाई योजना हो, चाहे बड़ी सिंचाइयों में योजनाओं में योगदान देना हो, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। तो ये उत्पादन बढ़ाने के सारे नई नई पद्धतियां, उनको किसानों तक पहुंचाना। और ये बीज भी बन जाए तो बीज किसान तक पहुंच तो जाए। नहीं साइंटिस्ट बैठे लैब में, वो खेत में नहीं गए और किसान लैब में नहीं आया, तो लैब टू लैंड कुछ जुड़ा ही नहीं। लैब वाले लैब में रह गए, किसान लैंड पे रह गया। लेकिन हम लैब से लेके लैंड तक जोड़ेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने खेतों में किसान और वैज्ञानिक इकट्ठे करे। अब हम जल्दी एक कार्यक्रम शुरू करने वाले, आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक दिन वैज्ञानिक किसानों को आधुनिक जो तकनीकी है, रिसर्च है, उसकी जानकारी देंगे। रियल टाइम में किसानों तक टेक्नोलॉजी पहुंच जाए। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। उत्पादन की लागत घटाना है तो अलग अलग पद्धतियां। अब जैसे मैंने धान की किस्म की बताया, उसमें लागत अपने आप घट जाएगी, मजदूरी भी कम लगेगी, पानी भी बचेगा आपका। श्री पद्धति, सोयाबीन अगर खेत में वैसे बोते हैं तो बीज भी ज्यादा लगता है, खाद भी ज्यादा लगता है। बेड पे अगर लगा दो तो खाद भी बचता है आपको, केवल ड्रिप से उसकी जड़ों तक ही खाद जाता नहीं, पूरे में फेंकते रहो आप। ये नैनो यूरिया वगैरह क्या है, हाथ से फेंको तो कहीं कम जाता है, कहीं ज्यादा जाता है। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल, उत्पादन की लागत घट जाए इसलिए कम ब्याज पे कर्जा। ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इफेक्टिवली जो टाइम पे वापस करता है 4% ब्याज पे पैसा मिलता है। आज 7,70,000 किसानों के क्रेडिट कार्ड बने मोदी सरकार में। नहीं तो ऊंचे ब्याज की दरों पर लोन लेना पड़ता था। कांग्रेस के समय ये व्यवस्था नहीं थी। और इसलिए कैसे सस्ता ऋण और आसान ऋण मिल जाए। खेती में ऋण का प्रवाह है इस समय 25,10,000 करोड़ रुपया। ये 2014 तक था केवल 7 लाख करोड़। 7 लाख से बढ़ के 25 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। और हमारी कोशिश रहेगी एक भी किसान बिना क्रेडिट कार्ड के ना छोड़ें। ढूंढ ढूंढ के क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, अभियान चल के क्रेडिट कार्ड बनाएंगे।
ऋण के जाल में ना फंस जाए किसान, तब तो लागत घटेगी। लागत घटाने के एक और तरीका है, किसान के खाते में सीधे कुछ पैसा डाल दो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है? ये बड़े किसानों की बात अलग है, लेकिन छोटे किसानों के लिए वरदान है। 1000-2000 रुपया अगर बोनी के समय जरूरत पड़ जाए तो नहीं मिलते थे। अब सीधे 2000 रुपया 3 महीने तक लगातार हर 4 महीने में 2000 रुपया आ जाते हैं। और मध्य प्रदेश में हमने कहा कि 6 पीएम साहब के तो 6 राज्य भी दे दे, तो 12,000 हो गए। अब ये वैसा डालना नहीं है, लागत के लिए इनपुट कास्ट मिलती रहे, इसका प्रयास है। ये लागत घटाने के तरीके। कभी कांग्रेस के समय, यूपीए की सरकार के समय ये प्रयास नहीं हुए। उत्पादन के ठीक दाम देना, मुझे कहते हुए गर्व है कि 2014 तक एमएसपी जो तय होती थी उससे दुगनी एमएसपी आज मोदी सरकार दे रही है। दुगनी एमएसपी। गेहूं धान हम पूरे ही खरीदते हैं। अभी हरियाणा ने तो सब फसलें खरीदने का फैसला कर लिया। दलहन के लिए, तिलहन के लिए अलग अलग योजनाएं, और खरीदी के आंकड़े भी अगर देखेंगे, मैं केवल दलहन का दूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो यूपीए की 10 साल में खरीदी हुई थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन, और एनडीए मोदी जी के 10 साल में 1,70,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदी गई। ये आंकड़े हैं। तो ये व्यवस्था करने की जरूरत है। और फिर है प्राकृतिक आपदा में जोखिम का बोझ कैसे हल्का हो। बाढ़ आ गई, बरसात आ गई, सूखा आ गया, इल्ली लग गए, कई बार किसान तबाह हो जाता है। एक बार खर्चा लगा दिया पूरा और उसकी फसल नहीं आई तो क्या करेगा? साल भर का खर्च चलाना है, बच्चों की शादी ब्याह, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, क्या करेगा? यूपीए के समय जो फसल बीमा योजना थी उसमें ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राशि भी नहीं मिलती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उससे बहुत प्रभावी योजना है। रिस्क कवर कम करने का काम कर रहे हैं। अब 14 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं। एक किसान के 2-2 आवेदन भी इसलिए आ जाते हैं कई बार कि 2 खेत अगर है उसके नाम पे तो 2 आवेदन आएंगे। और किसान ने जो प्रीमियम दिया है उससे 3 गुना ज्यादा फसल बीमा योजना के रूप में किसान को मिला है। ये आंकड़े बता रहे हैं। सीधे खाते में पैसा जाते हैं। तो इसके लिए फसल बीमा योजना, लागत कम हो इसलिए फर्टिलाइजर की सब्सिडी पिछले साल थी 1,94,000 करोड़ रुपया। मैं केवल एक ही यूरिया का उदाहरण ही दूंगा। 2100 रुपया 45 किलो की बोरी पर मोदी सरकार सब्सिडी दे रही है। 2100 रुपया 300 कुछ किसान से लेती है और 2400 कुछ में आता है। डीएपी पे अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण हमारे जहाजों को जो फर्टिलाइजर लेके आ रहे थे लंबा घूमना पड़ा। 18 दिन ज्यादा लगे, किराया भी ज्यादा लगा। मोदी सरकार ने तत्काल 2625 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया कि किसान को डीएपी की बोरी केवल 1350 रुपया में ही मिलनी चाहिए, 1 रुपया ज्यादा ना हो जाए। ये लागत घटाने के तरीके। और उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात मैंने कही, कृषि का विविधीकरण। फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, हमको अलग अलग तरीके अपनाने। अब बांस के इतने उपयोग हैं। महाराष्ट्र में एक अभियान चल रहा है, किसान बांस लगा रहे हैं हजारों हेक्टेयर में।
हम गेहूं धान ये पैदा करें, लेकिन बाकी चीज भी एक मैं मॉडल फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे यहां तो मार्जिनल फार्मर, छोटे किसान, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर ही ज्यादा है ना, 86%। जोत के बड़े आकार नहीं है कि सैकड़ों एकड़ जमीन है कि हजारों एकड़ जमीन है। रूस में हो सकती है, अमेरिका में हो सकती है, ब्राजील में हो सकती है, वहां तो हजारों हेक्टर जमीन है। हमारे पास तो 2.5 एकड़, तो 2.5 एकड़ में कैसे खेती करें? उसमें क्या क्या करना चाहिए, एक मॉडल फॉर्म बना रहे हैं। उसमें मधुमक्खी पालन भी कर सकता है, मछली पालन भी कर सकता है, पशुपालन भी कर सकता है, हाइड्रोपोनिक्स जैसे नए प्रयोग करने पड़ेंगे। धरती कम हो जाए तो आसमान पे ले जाओ, ये करना पड़ेगा। आईसीआर ने जो एक मॉडल फॉर्म का स्वरूप बनाया है वो किसान के सामने हम ले जाएंगे। कम खेती में कैसे आजीविका चल सकती है, उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, ये कृषि विविधीकरण करना पड़ेगा भाई। तो उस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। और अंतिम बात जो मैंने बताई, आखिर कितना केमिकल फर्टिलाइजर, धरती मां कई बार बेचैन हो जाती है, कितना डालोगे आखिर? एक सीमा होती है, लिमिट होता है। मैं कोई बंद करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके दूसरे पक्ष भी देखने पड़ेंगे कि उसके कारण एक सीमा से ज्यादा अगर डालेंगे, अच्छा जरूरत कितनी है ये भी पता नहीं कई बार। तो सॉइल हेल्थ कार्ड पता तो चले कि धरती में कौन कौन से तत्व है, और है तो फिर कौन सी खाद कितनी डालें ये पता चलेगा। नहीं तो उठाई बोरी, और अब जरूरत है कि नहीं है लेकिन डाला जा रहा है। और इसलिए धरती को जिन पोषक तत्वों की जरूरत है उनका पता चलना, और फिर उतनी आप खाद डालो। लेकिन खाद के विकल्प भी है। हम देख रहे हैं कई जगह ये रिपोर्ट आ रही है, दुनिया भर चिंतित है कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण धरती की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये धरती पत्थर जैसी बन जाएगी। मित्र कीट मारे गए सब। अब आप लोग केंचुआ जानते होंगे, केंचुआ बरसात में घरों में घुसते थे, जैसे पानी गिरता था तो केंचुआ लाइन लगा देते थे, तो ऐसा झाड़ के अलग करना पड़ता था। ये केंचुआ क्या करता है? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? ये केंचुआ धरती में 50-50, 60-60 फीट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। इसको पोली बना देता है और ऑक्सीजन नीचे जाती है उसमें, और मिट्टी खाता है और मिट्टी वापस छोड़ता है। तो सबसे बेहतर खाद होती है धरती को उर्वरक बनाने के लिए। लेकिन मार फर्टिलाइजर केंचुआ ही मार दिया हमने, बताइए। तो धरती का नुकसान हो रहा है। मैं कोई बंद करने की बात नहीं कर रहा है बिल्कुल, लेकिन कितनी जरूरत है, कितना डालें, एक बात। और दूसरे इसके विकल्प है क्या, ये तो सोचो भाई। मोदी जी चिंतित है इसके लिए। हम प्राकृतिक खेती मिशन बना रहे हैं, जबरदस्ती नहीं, एक साथ नहीं, लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग देके। और अगर एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ में करके देखे प्राकृतिक खेती। बाहर से कुछ नहीं डालना, खेत की चीजें काम में आएगी। गोबर गोमूत्र की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा बेसन चाहिए, गुड़ चाहिए। कई लोगों ने सफल प्रयोग किए हैं। गुजरात के गवर्नर है देवव्रत जी, कुरुक्षेत्र में उनकी खेती है, प्राकृतिक करते हैं, पूरी उत्पादन नहीं करता।
और इसलिए हमको वैज्ञानिक कई लगे इस काम में। तो धीरे धीरे हम ये प्रयास शुरू करेंगे, प्राकृतिक खेती का मिशन शुरू करके 1 करोड़ किसानों में जागृति पैदा करेंगे, 18 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करेंगे और मैक्सिमम 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन पे प्राकृतिक खेती करेंगे। सब पे नहीं, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर पे। और उसके परिणाम अच्छे आएंगे तो बाकी किसान करते चले जाएंगे। तो इस धरती माँ को भी बचाना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। और फिर एक बात ये भी सोचो, ये धरती केवल अपने लिए थोड़ी है, ये जीव जंतुओं के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है। बारे मनुष्य तूने ऐसा कब्जा कर लिया कि बाकी को तूने साफ ही कर दिया सबको। लेकिन तू ये याद रखना कि बाकी को साफ करेगा तो एक दिन तू भी साफ हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का संतुलन ही खत्म हो जाएगा। एक संतुलन बना रहना चाहिए। इसलिए मोदी सरकार का सोच है शॉर्ट टर्म नहीं, हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं। उत्पादन घटने नहीं देंगे, गेहूं हो, धान हो, दालें हो, उत्पादन घटने नहीं देंगे। जितनी जरूरत है पैदा करेंगे। और मैं तो यह दावा करता हूं कि भारत फूड बास्केट बनेगा, दुनिया का भी पेट भरेंगे हम। हमारे किसान में यह दम है। अभी 50,000 करोड़ का बासमती राइस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे फल अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कई तरह की चीजें एक्सपोर्ट, तो हम एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बना के दुनिया की जरूरत भी पैदा करें और पैसे भी कमाएं, हमारे किसान के पास ज्यादा आए। तो इन सभी दिशाओं में काम करने का प्रयास हो रहा है, एक प्रोग्रेसिव सोच के कारण। एक मोदी जी की प्रोग्रेसिव सोच, उसी रास्ते पर हम हैं। और फिर हमने अफसरों से भी कहा कि दफ्तरों से निकलो, और हमने इसलिए कहा कि हम भी तो जाते हैं खेतों में। कृषि मंत्री खेत में ही नहीं जाए तो काहे का कृषि मंत्री रे तू? 5 स्टार होटलों में भाषण दे के निकल ले। खेत में जाओ भाई, किसानों के बीच, वहां सच्चाई पता चलती है। अब हम गए 3 दिन पहले महाराष्ट्र, तो रास्ते में किसानों से मिलते मिलते तो कई किसान मिले परली, तो उनका हम फसल बीमा का पैसा अटका हुआ है। मैंने आके यहाँ बैठक की और जहाँ अटका हुआ था उसको सटकाया, तो पता चला 2 लाख किसानों को 200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के मिल जाएंगी। ये तब तो पता चलेगा जब जमीन पे जाओ। और इसलिए अफसर भी निकले, साइंटिस्ट निकले, कृषि मंत्री निकले, और हम बैठे किसान के खेतों में, चौपालों में। इसलिए तो आधुनिक कृषि चौपाल लगाएंगे। और एक और मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया है, छोटी छोटी समस्याएं आती कई, पॉली हाउस लगा लिया, सब्सिडी नहीं मिल रही, कई दिन हो गए, कहां जाए? तो सीधे जन समस्या के निवारण का पूरा एक तंत्र खड़ा करेंगे। केवल एक फोन किसान करेंगे, अलग से हम कॉल नंबर देने वाले हैं। उस फोन पर जो शिकायत होगी वो संबंधित विभाग में जाएगी, और विभाग को एक निश्चित समय सीमा में उस शिकायत का निराकरण करना पड़ेगा। उसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा, स्वयं करूंगा, ताकि परेशान ना हो। तो जो जरूरतें हैं वो सारी किसान की सुविधा के लिए करेंगे। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा। उसमें कृषि की अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा काम करूंगा। प्रधानमंत्री अकेले क्यों 3 गुना काम करें? हम भी करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट करेगा। मैंने दोनों विभागों की बैठकें बुला के संकल्प दिलवाया कि हम भी करेंगे।
अफसर करें, वैज्ञानिक करें, किसान करे, मंत्री करे, तो जो अच्छा हो रहा है उसमें और बहुत अच्छा होगा। भारत आगे बढ़ेगा, खेती भी आगे बढ़ेगी और किसानों का फायदा भी बढ़ेगा और किसान बाकी को भी समृद्ध करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।